गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 साइंस हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं पढ़ी थी। कुछ मैं गैस अवस्थाओं के दो एग्जाम्पल आपको लिखा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विफाइड यानी द्रवीकृत, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। एक और गैस और एलपीजी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमारे खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी भरी होती है। ऐसे ही एक और गैस जिसका यूज आजकल ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों में हो रहा है, ऑटो में हो रहा है, मोटरसाइकिलों में भी सीएनजी इंजन आ गए हैं। तो एक और गैस जिसका नाम है सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल और जी से गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम है और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो गैस में हमने ये दो उदाहरण लिए हैं गैस के, सीएनजी और एलपीजी। अब हम ठोस, द्रव और गैस इन अवस्थाओं में एक टॉपिक पढ़ेंगे, घनत्व, डेंसिटी। तो अगला हमारा टॉपिक है घनत्व। तो अगला हमारा टॉपिक है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ठोसों के अंदर जो है वो कण पास पास होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर किसी ठोस का घनत्व हम देखें तो वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पदार्थ के कण जो है वो पास पास होते हैं। अगर पदार्थ के कण पास पास हो तो ऐसी वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है, थोड़े दूर दूर हो तो उनका घनत्व कम होता है और बहुत दूर दूर हो तो उनका घनत्व बहुत कम होता है। यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका घनत्व बहुत अधिक होता है, द्रव पदार्थों का घनत्व जो है वो ठोसों की तुलना में कम होता है लेकिन गैसों से अधिक होता है। इसी प्रकार गैस जो पदार्थ होते हैं या गैसीय अवस्था के जो उदाहरण हैं उनका घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। कई ठोस भी ऐसे होते हैं जिनका घनत्व कम होता है और कई द्रव ऐसे होते हैं जिनका घनत्व अधिक होता है। तो सामान्यतः घनत्व जो है उसकी परिभाषा है कि किसी भी वस्तु का जो घनत्व है वो उसके द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का घनत्व उसका द्रव्यमान बटे उसका आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन जो है वो घनत्व कहलाता है। अगर मैं कहूं कि 1 केजी लोहे और 1 केजी रुई में किसका घनत्व अधिक होगा? तो बताओ किसका घनत्व अधिक होगा? हम जानते हैं कि 1 केजी लोहा जो है वो शायद इतना सा होता है, जबकि 1 केजी रुई आप शायद इतनी लेकर आओगे जब होगी। इसका मतलब इसमें कण दूर दूर है, इसमें पास पास है। लोहे के कण पास पास होने के कारण लोहे का घनत्व अधिक होता है। दूसरी चीज समझें कि 1 केजी लोहे का आयतन इतना सा होगा, उसको रखने के लिए इतनी सी जगह चाहिए, जबकि 1 केजी रुई को रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो आयतन अगर कम हो तो घनत्व ज्यादा होगा और आयतन अगर ज्यादा हो तो घनत्व कम होगा। रुई का आयतन ज्यादा है, लोहे का आयतन कम है, इसीलिए लोहे का घनत्व ज्यादा होता है जबकि रुई का जो घनत्व है वो कम होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ जो है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्या ये पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं? यानी कि क्या ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में
द्रव जो है वो गैस में हो जाते हैं, या टॉस डायरेक्ट गैस में हो जाते हैं, या वापस अगर हम कहें तो गैस जो है वो द्रव में हो जाते हैं और द्रव जो है वो टॉस में हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसा जो है वो तापमान में परिवर्तन के कारण या दाब में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह पिघल जाता है और पिघलकर बन जाता है द्रव, पिघलकर बन जाता है द्रव। तो ऐसा ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाए, उस ताप को हम कहते हैं गलनांक। उस ताप को हम कहते हैं गलनांक, यानी कि ऐसा ताप जिस पर ठोस जो है वो पिघलकर क्या बन जाए, पिघलकर द्रव बन जाए, तो ऐसे ताप को हम कहते हैं गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो और ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदलता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन प्रक्रिया। अगर द्रव जो है उसको जमाने पर, ठंडा करने पर अगर वो वापस ठोस बन जाए तो ऐसी अवस्था कहती है जमना, ऐसी अवस्था कहलाती है जमना। अब द्रव को अगर और अधिक गर्म करें तो वो वाष्पीकरण होकर गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी की वाष्प बन जाती है और उसको अपन कहते हैं गैसीय अवस्था, पानी की वाष्प। और ऐसा प्रोसेस जिसमें द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होता है, उसको अपन कहते हैं वाष्पीकरण। अगर गैस जो है वो वापस द्रव बन जाए ठंडा करने पर तो उसको संघनन कहते हैं। ऐसे ही द्रव अगर जो है वो गैस में बदल जाए तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और ऐसा ताप, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर ऐसा ताप बताया था, यहाँ पर भी ऐसा ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में भी बदल जाता है, और ठोस की ऐसी डायरेक्ट गैस में बदलने का जो प्रोसेस है या अवस्था है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसमें ठोस जो है वो गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए। तो ये आपको गलनांक समझ में आ गया, क्वथनांक समझ में आ गया। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, द्रव का ठोस में बदलना भी संघनन या जमना कहलाता है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों अवस्था परिवर्तन समझ में आ गए हैं। अब अपन बात करते हैं ताप की। तो अब हम बात कर रहे हैं ताप की। किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में चला जाता है। ताप का जो मात्रक है, यानी कि ताप को जो नापा जाता है, तो इसका स्टैंडर्ड मात्रक, एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन, यानी कि ताप को केल्विन में नापा जाता है, के से डिनोट किया जाता है। जबकि ताप का एक और मात्रक है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर होता है? तो किसी भी डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो हमारे यहाँ पर सूत्र निकल के आता है कि केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि केल्विन बराबर क्या हो गया 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। इस सूत्र से अपन
केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। आपसे अगर कहूं कि 300 केल्विन को डिग्री में बदलो तो आपको लिख देना है 300 केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस का आपको मान निकालना है तो 273 को इधर लेकर आओगे तो इसका मतलब हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार ये तापमान का प्रभाव हम ठोस, द्रव और गैस पर पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो या 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो आपको ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो सीधा सीधा आपको क्या सूत्र याद रखना है, केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से केल्विन का मान दिया हुआ तो यहाँ रख लेंगे, डिग्री सेल्सियस का मान निकालने के लिए 273 को इधर लेकर आ जाएंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन का मान निकालना है तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ होगा वो वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे जिससे आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया था तो 100 प्लस 273, 273 में इस 100 को ऐड कर लिया, केल्विन में आंसर आ गया 373। तो ये तापमान है, ताप का प्रभाव हमने पढ़ा है पदार्थ की अवस्था पर। आगे हम पढ़ेंगे दाब का पदार्थ अवस्था पर, यानी पदार्थ की अवस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।